नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे पीबी शैली के बारे में। पीबी शैली जिनका जन्म 1792 में हुआ था और उनकी डेथ हुई 1822 में। एक बेहतरीन कवि रहे। रोमांटिक एज का जैसा सिनेरियो उन्होंने खींचा, रोमांटिक एज शुरू होने से जस्ट यानी कि केवल 6 साल पहले ही उनका बर्थ हुआ था और रोमांटिक एज तक वो जिंदा भी रहे। रोमांटिक एज ख़त्म भी नहीं हो पाई थी और उन्होंने अंतिम सांसें भी ले ली। दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने अपने वर्क्स में सॉरो का, एंडलेस सॉरो का एक जो डिपिक्शन किया, वो सॉरो और उनकी स्पिरिट जो एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट रही, उसके बारे में जिस तरीके से उन्होंने लिखा, उन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों स्वागत है पीबी शैली के इस एपिसोड में, जिन्होंने कहा कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज विच आर द टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। जो पीबी शैली की ये लाइंस रहीं, इन लाइंस ने उनको अमर बना दिया और एक सिंगर बना दिया एंडलेस सॉरोज का। पीबी शैली बिलोंग्स टू ए यंगर ग्रुप ऑफ द पोएट्स ऑफ रोमांटिक पीरियड who emerged 2 decades after the elder group. He is known as the singer of endless sorrow. Shelley is fundamentally the poet of future. His lyrics deal with emancipation of mankind. He has great hatred for kings, priests and other tyrants. His well-known ode to West Wind is the example of his faith in the restoration of मैनकाइंड। तो दोस्तों जैसा कि एक मैंने छोटे से आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि वो यंगर ग्रुप ऑफ रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एंडलेस सॉरोज के बारे में डिपिक्शन दिया। और फंडामेंटली अगर उनकी हम बात करते हैं तो वो पोएट ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया क्रिएशन थ्रू डिस्ट्रक्शन की, जो उन वेस्ट विंड में वो बात करते हैं। और इसके आगे जो हेट्रेड रही उनकी, और उनकी हेट्रेड रही किंग्स, प्रीस्ट्स और अदर जो टायरेंट्स वगैरह थे उनके प्रति जो हेट्रेड रही, उन सब के बारे में दोस्तों मैंने बात किया। पीबी शैली का जन्म 1792 में हुआ था और उनकी डेथ 1822 में हुई। अगर हम उनके चाइल्डहुड और एडोलसेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो पीबी शैली जो पैदा हुए थे वो एक विलेज था जिसे हम वेस्ट सुसेक्स नाम से जानते हैं, और उनके फादर का नाम था टिमोथी शैली और उनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ पिलफोर्ड। और उनके जो फादर थे दोस्तों, तो वो एक स्क्वायर थे। एज द इल्डेस्ट ऑफ देयर 7 चिल्ड्रन, और वो 7 बच्चों में सबसे बड़े होने के नाते जब वो 10 साल के हुए तो उनको लगभग वहाँ से, अपने गांव से 10 मील दूर एक सेंट्रल कोई स्कूल था जिसका नाम था एटन कॉलेज, वहाँ पर उनको इनरोल्ड किया गया। और वहाँ जब वो इनरोल्ड हुए तो उनका जो नेचर था एक्चुअली में दोस्तों, तो कुछ लोगों को उनका नेचर एक्चुअली में इसेंट्रिक टाइप का लगता था, इसीलिए वहाँ पर जो वहाँ के बॉयज़ थे तो उन्हें फिजिकली और मेंटली उनके क्लासमेट उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है टॉर्चर करते थे। ये दोस्तों जो आपके सामने एटन कॉलेज का फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये एक्चुअली में वही स्कूल है जहाँ पर इन्होंने पढ़ा था। जब वो एटन में थे तब ही उन्होंने अपनी पोएम्स और अपने वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया था। जब शैली आपके यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड में 1810 में चले गए, तो ऑलरेडी वो एक रिनाउंड पर्सनालिटी, रिनाउंड राइटर के रूप में दोस्तों फेमस हो चुके थे। शैली और उनके एक जो मित्र थे जेफरसन हॉग, उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक वर्क लिखा, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। और यही वर्क था, ये जो पंपलेट था तो वो एक द नेचर ऑफ बिलीफ पर जो है बेस्ड था। और यहाँ से ही जो है उनकी जो पोजीशन थी, स्केप्टिकल पोजीशन जो है, और या कि मतलब उनकी जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, यहीं से उनकी बाहर आती है। और ये जो नेसेसिटी ऑफ एथिज्म थी, ये 2 लोगों से दोस्तों प्रभावित थी। ये थे एक डेविड ह्यूम और जॉन लॉक। देखते हैं दोस्तों कुछ ऑक्सफोर्ड ईयर्स के बारे में कि पीबी शैली ने ऑक्सफोर्ड ईयर्स में अपनी कैसे टाइम अपना बिताया और कैसे वहाँ पर रहे। तो ऑक्सफोर्ड ईयर में जो उनकी पोजीशन रही, द ऑक्सफोर्ड अथॉरिटी एक्टेड स्विफ्टली एंड डिसिसिवली एक्सपेलिंग बोथ शैली एंड हॉग इन मार्च 1811। 1810 में उन्होंने एडमिशन लिया था और 1811 यानी कि 1 साल में ही हॉग और शैली दोनों को नेसेसिटीज ऑफ एथिज्म लिखने पर उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड से। तो इसका रिजल्ट क्या रहा था कि शैली और उनके फादर के बीच में एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी जो थी। द रिजल्ट वाज ए कंप्लीट ब्रेक बिटवीन शैली एंड हिज फादर विच इंटेल्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर शैली। और ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का एक रीजन बन गया दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी प्यार कर ही लेता है। तो बस ऐसी ही कुछ कहानी रही शैली की, और शैली ने भी
एक वेमेन को चाहा। सैलीज पेरेंट्स वर सो एक्सप्रेटेड बाय देयर सन्स एक्शंस दैट दे डिमांडेड द forsake हिज बिलीव्स इंक्लूडिंग वेजिटेरियनिज्म, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड सेक्सुअल फ्रीडम। और 1811 में शैली इलोप्ड विद हैरियट वेस्टब्रोक। जो शैली जो है 1811 में, यानी जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए, एक्सपेल्ड कर दिए गए हॉग और वो, तो वो 1811 में ही एक लड़की थी जो मात्र 16 साल की थी, हैरियट वेस्टब्रुक, उसके साथ वो इलोप्ट हो गए। और ये एक्चुअली में उन्होंने अपने पेरेंट्स के विरोध में किया था और वो चले गए। दे इलोप्ड विद सैली they eloped, but Sally was soon annoyed with her and became interested in a woman named Elizabeth Hitchener, a school teacher. लेकिन वो चले तो गए, साथ में भाग गए, उन्होंने वादा कर लिया कि हम चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में कुछ ही दिन बाद सैली जो है उससे बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान हो गए और उनका इंटरेस्ट दूसरी तरफ बढ़ने लगा। दूसरी जो एक लेडी थी उनका, वो एक स्कूल टीचर थी, उनका नाम था एलिजाबेथ हिटचेनर, और उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। दोस्तों एलिजाबेथ एंड हैरियट एंड मैरी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। एक्चुअली में हैरियट जो थी, हैरियट वेस्टब्रुक, जिसके साथ ये 16 साल की उम्र में अपने घर से इलोप्ट हो गए थे। आल्दो सैलीज रिलेशनशिप विद हैरियट रिमेन्ड ट्रबल्ड, द यंग कपल हैड 2 चिल्ड्रंस, मतलब दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन एक्चुअली में वो इससे काफ़ी डेस्परेट थे। और शैली एबेंडेंड हिज वाइफ एंड इमीडिएटली टुक अप विद अनदर यंग वेमेन। और शैली ने फिर अंततः, मतलब जब दोनों के बीच में अच्छी नहीं बनी, हैरियट और पीबी शैली के बीच में, तब इन्होंने एक दूसरी यंग वेमेन से शादी कर लिया, वो थी मैरी शैली। और मैरी शैली जो थी दोस्तों, वो विलियम गॉडविन की डॉटर थी। और वो जो गॉडविन थे वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर और नॉवलिस्ट थे। एंड मैरी वॉलिन्सक्रॉफ्ट, एन इंग्लिश राइटर, फिलोसफर एंड अ फेमस फेमिनिस्ट। जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का नाम आपने दोस्तों सुना होगा, वो इंग्लिश राइटर फिलोसफर थी, वो फेमस फेमिनिस्ट थी। उनसे इनके कुछ रिलेशंस रहे, यानी कि ये जो मैरी गॉडविन विलियम गॉडविन जो रहे, विलियम गॉडविन की जो डॉटर रही मैरी शैली, उनसे शादी कर लिया पीबी शैली ने, हैरियट को छोड़ करके। दोस्तों जब ये कुछ पेरिस में कुछ दिनों तक रहे तो सैली एंड मैरी फ्लेड टू पेरिस व्हेन दे फाइनेंशियली रिटर्न होम। मैरी वाज प्रेग्नेंट, तो मैरी उस समय तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सो शैलीज वाइफ हैरियट, और सैली की वाइफ जो हैरियट थी उस टाइम, मतलब ये दोनों की कंडीशन काफ़ी वो थी। और हैरियट को जो ही उन्होंने डाइवोर्स दिया, तुरंत ही उन्होंने शादी कर लिया था दोस्तों एक्चुअली में मैरी से। उनकी जो फ्रेंडशिप रही लॉर्ड बायरन के साथ काफ़ी अच्छी रही। लॉर्ड बायरन के साथ एक्चुअली में जो फ्रेंडशिप रही, उसका एक रीज़न था, मैरी एक स्टेप सिस्टर थी क्लेयरमॉन्ट की। इनवाइटेड सैली और मैरी को दोनों को उन्होंने इनवाइट किया एक जगह पर मिलने के लिए। और स्विट्ज़रलैंड में दोनों जब सारे लोग ये मिले तो सारे लोग मिल करके जो है डेटिंग करने लगे थे। कुल मिलाकर के जो मैरी की जो स्टेप सिस्टर थी क्लेयरमॉन्ट, तो वो डेट करने लगी थी लॉर्ड बायरन को, और वहीं पर इनकी मुलाकात हुई। और उसी मुलाकात में सैली और बायरन अच्छे फ्रेंड बन गए थे। दोस्तों हैरियट की डेथ हो गई और सैली ने दूसरी बार जो मैरिज की दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब वो वहाँ से लौट करके आए फ्रांस इंग्लैंड, यानी कि पेरिस से वो इंग्लैंड रिटर्न हुए, तो जो है हैरियट की डेथ हो गई। और हैरियट की डेथ के बाद ही उन्होंने तुरंत ही मैरी से शादी कर ली। और जो मैरी शैली हैं, तो मैरी शैली जो है एक बेहतरीन, उन्होंने एक नावल लिखा फ्रैंकेनस्टाइन। दोस्तों रोमांटिक एज का बेहतरीन एक नावल के रूप में फ्रैंकेनस्टाइन जाना जाता है। 1817 में पर्सी और मैरी मूव टू मॉर्लो, और मॉर्लो गए, वहाँ पर एक विलेज था बकिंघमशायर, वहाँ पर सैली और कीट्स दोनों लोग मिले, वहीं पर ले हंट भी मिले। तो इन सारे लोगों की मीटिंग एक फ्रेंडशिप में बदल गई। इसीलिए दोस्तों जब जॉन कीट्स की डेथ हो गई 1821 में, तब आपके पीबी शैली ने एक पोएम लिखी थी, एलेजी लिखी थी, जिसका नाम है एडोनिस। वो 1821 में ही दोस्तों पब्लिश हुई थी। जो इटली में दोस्तों इनकी लाइफ रही, तो इटली में काफ़ी बेहतरीन लाइफ रही, फाइनेंशियल क्राइसिस रही, कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ इन्होंने जो हैरियट के साथ टाइम बिताया, इसके बाद मैरी के साथ टाइम बिताया, यानी काफ़ी इनका लगाव था दोस्तों इटली के साथ। दोस्तों जो ट्रेजिक एंडिंग रही वो 8 जुलाई को सेलिंग के दौरान हुई और डेथ हो गई आपके जो है शैली की।
1822 में ही इन्होंने अंतिम अपनी सांसें ली। जैसा कि एक कस्टम था कि जो वाइफ होती थी वो पहले फनरल्स में नहीं जाती थी, तो मेरी शैली जो थी वो फनरल में नहीं गई इनकी, और इनको जो है ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन था तो इनको वहीं पर बीच के किनारे ही इनको जला दिया गया। जलाने के बाद दोस्तों इनकी सिमेट्री को जो है रोम में एक स्थान दिया गया, बाद में वेस्टमिनिस्टर एबी में भी पोएट्स कॉर्नर में इन्होंने स्थान पाया दोस्तों। तो ऐसा दोस्तों इनका एक छोटा सा ये सफ़र रहा। इस सफ़र के बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ उनके पोएटिक क्रिएशंस के बारे में।